हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस परिवार तनवीर एसएससी मैथ्स पर। देखिए, अपनी पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट सॉल्व किए थे। उसी के आगे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ठीक है, और बेटा एक्सरसाइज है 1.1, एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी। ठीक है ना, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 है। और इसमें तीसरा पार्ट बेटा दे रखा है, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6। ये एक समुच्चय दे रखा है हमें, और एक संबंध दे रखा है, संबंध आर बराबर, संबंध आर दे रखा है बेटा x, y सच दैट y भाज्य है x से, y भाज्य है x से। ये संबंध दे रखा है, और इस संबंध के बारे में हमें बताना है कि ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं है। तो देखिए, अगर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की परिभाषा समझना चाहते हैं तो हमारी पिछली क्लास को अवश्य देखें। ठीक है ना, तो देखिए भाई, सॉल्व करते हैं इसको आगे। r बराबर दे रखा है x, y सच दैट, ये जो दो बिंदी लगी हुई ना, इस तरीके से इसको पढ़ते हैं बेटा सच दैट, या हिंदी में पढ़ते हैं इस प्रकार है कि, यानी r बराबर x, y, यानी r के अंदर, संबंध r के अंदर x, y यानी x और y के जोड़े को लिखा जाएगा। और ये इस प्रकार है कि जो y है वो भाज्य है x से, यानी जो y है बेटा वो x से कट जाएगा, और x और y दोनों के ही मान इस समुच्चय से लेने होंगे बेटा। ठीक है, जरा इसके लिए देखो, हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हमें x और y के मान लिख रहे हैं। ठीक है ना, मतलब x और y के क्या क्या मान पॉसिबल हैं। ठीक है ना, देखिए ये लिख लिया हमने x, ये लिख लिया y। बेटा बस शर्त इतनी सी है कि y जो है वो भाज्य होना चाहिए x से, यानी y कट जाना चाहिए x से। तो अगर हम बेटा y को 1 लिख लें तो x को 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो 1 है ना 1 से कट जाएगा, y वाला मान यानी नीचे वाला मान ऊपर वाले से कट जाना चाहिए। इस तरीके के हम जोड़े लिखेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ 2 लिख लें तो 2 बेटा 1 से भी कट जाता है, और ये जो 2 है वो 2 से भी कट जाता है। ठीक है, नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से कट जाना चाहिए। नीचे हमने y लिखा है, और y भाज्य है x से, यानी y कट जाएगा x से। ठीक है ना, तो अगर y का मान बेटा 3 ले लें तो x का मान 1 हो सकता है, क्योंकि x से कट जाएगा 3। इसके अलावा y का मान 3 हो तो x 3 भी हो सकता है, क्योंकि 3 से भी कट जाएगा 3, और किसी से नहीं कटेगा 3, है ना। और अगर y का मान बेटा 4 हो तो x का मान 1 हो सकता है। 4 होने पर 2 भी हो सकता है, क्योंकि 2 से भी कट जाएगा 4। ठीक है, और y का मान 4 होने पर x का मान 4 भी हो सकता है, 4 से भी 4 कट जाएगा अपने आप से। ठीक है ना, इसके अलावा y का मान अगर 5 हो तो x का मान 1 हो सकता है, क्योंकि 1 से कट जाएगा 5। ठीक है, और अगर y का मान 5 हो तो x का मान 5 भी हो सकता है, क्योंकि 5 से भी 5 कट जाएगा, कोई और मान संभव नहीं है। ठीक, और देखें भी, अगर y का मान 6 लिख लेते हैं बेटा तो x का मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, क्योंकि 1 से 6 कट जाएगा। इसके अलावा अगर y का मान 6 है तो ये 2 भी हो सकता है, क्योंकि 2 से भी कट जाएगा 6, और 6 3 से भी कट जाएगा। इसके अलावा और 6 खुद 6 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो y का मान 6, x का मान 6। तो x और y के ऐसे जोड़े जिनमें y भाज्य है x से, ये जोड़े बन जाएंगे। और इन जोड़ों को ही लिख लें, अगर हम इन जोड़ों का एक समुच्चय लिख लें तो वो संबंध r की वैल्यू होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि संबंध r बराबर, ये जोड़े लिख लेंगे बेटा x और y के, x, y यानी 1, 1 और 1, 2। ठीक है, इस बात का मतलब ये भी है कि जो 1 है वो 1 से संबंधित है दी गई शर्त के अनुसार, और जो 1 है वो 2 से भी संबंधित है। ठीक है, इसी प्रकार आगे 1 2 हो गया, 2 2 हो गया बेटा। ठीक है, और 1 3 हो गया, 3 3 हो गया। जितने भी जोड़े बन रहे हैं इन सबको लिख लेंगे बेटा। 1 4 हो गया, और 2 4 हो गया, 4 4 हो गया, 1 5 5 5, और 1 6 2 6 3 6, और आखिरी अवयव 6 6। ये सारे के सारे अवयव इस संबंध R के अंदर लिखे जा सकते हैं, यानी R की वैल्यू हो गई बेटा ये।
ठीक है ना। अब इस आर के बारे में बताना है कि ये स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है, या तीनों में से कोई भी चीज नहीं है, इसको चेक करेंगे। ठीक है ना। देखिए, तो सबसे पहले तो बेटा आप हेडिंग डाल लेंगे स्वतुल्य होने की जांच। ठीक है ना, स्वतुल्य होने की जांच हेडिंग डाल लीजिए, स्वतुल्य होने की जांच। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं इसको एक बार, स्वतुल्य होने की जांच। स्वतुल्य, स्वतुल्य का मतलब क्या होता है? स्वतुल्य मतलब अपने आप के तुल्य, यानी अपने आप का खुद से संबंध। ठीक है ना। तो देखिए 1,1 यानी 1 का खुद अपने आप 1 से संबंधित है, 2,2 2 का 2 से संबंध है, 3,3 यानी 3 का 3 से संबंध अपने आप से यानी स्वतुल्य, 4 का 4 से संबंध है यानी अपने आप से तुल्य है, 5 का 5 से संबंध है, 6 का 6 से संबंध है। मतलब ये 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 ये सब इस संबंध आर के अंदर हैं। और अच्छा 7,7 भी चेक करेंगे क्या इसके अंदर? वो नहीं चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक समुच्चय दे रखा था और समुच्चय के अंदर 1 से लेकर के 6 तक के नंबर लिखे थे। तो 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं का अपने आप के साथ संबंध होना चाहिए, यानी 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 जो संख्याएं इसके अंदर लिखी हुई है समुच्चय के अंदर, उन संख्याओं का अपने आप से संबंध होना चाहिए। तो हम संबंध को स्वतुल्य संबंध कहेंगे। अब बेटा इस बात को लिखेंगे कैसे? देखिए एक बात तो यह है कि हम लिख दें 1,1 2,2 3,3 ये सब इस आर के अंदर है, इसलिए ये स्वतुल्य है। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा ऐसे लिख सकते हैं हम कि फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कैपिटल ए वो समुच्चय है जो हमें दिया गया था ऊपर। ठीक है, स्मॉल ए उसका एक सदस्य है, यानी उसमें से निकाली गई एक संख्या है। तो ए कैपिटल ए से ली गई एक संख्या है, और यहाँ लिखा हुआ है फॉर एवरी, इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में फॉर एवरी, हिंदी में पढ़ते हैं इसको प्रत्येक मान के लिए। तो प्रत्येक मान के लिए ए के, स्मॉल ए के प्रत्येक मान के लिए, जबकि स्मॉल ए का मान कहां से लिया जाएगा? कैपिटल ए से लिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो जो ए है, ए जैसे यहाँ पर ए की वैल्यू 1 ले लें अगर हम, तो 1,1 2 ले लें तो 2,2 कोई सी भी वैल्यू ले लें ए के अंदर से, कैपिटल ए के अंदर से स्मॉल ए की कुछ भी वैल्यू ले लें 1 2 3 4 5 6, तो ए ये आर के अंदर पाया जा रहा है, यानी किसी भी संख्या का अपने आप के साथ संबंध पाया जा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ये स्वतुल्य संबंध है। अतः संबंध आर स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध। एक एक चीज को समझते रहिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे कि स्वतुल्य संबंध है। अगर ए संबंध के अंदर पाया जाता है तो ये कहा जाएगा कि ये स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे भी, देख लें। अब हम इसके बाद सम्मित होने की जांच देखते हैं। सम्मित होने की जांच हेडिंग डालेंगे बेटा इस प्रकार, सम्मित होने की जांच। अब इसको सम्मित होने की जांच करें। सम्मित क्या होता है बेटा? अगर कोई a, b इसके अंदर है r के अंदर, तो इसका उल्टा यानी b, a भी इसके अंदर होना चाहिए। जरा चेक करो, 1,1 का उल्टा भी 1,1 रहेगा, कोई फर्क नहीं। 1,2 का उल्टा 2,1 होगा। क्या देखो 2,1 इसमें है? नहीं है। बस बात यही खत्म हो गई, और चेक ही नहीं करना है। एक अभी मिल गया ना हमें जिसका उल्टा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ हम ये देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो 1,2 है वो तो बेटा आर के अंदर है, यानी संबंध के अंदर है, ये आर की वैल्यू है। ठीक है ना, संबंध आर की वैल्यू है ये। तो संबंध आर के अंदर 1,2 तो है, 1,2 बिलोंग्स टू आर, परंतु ये जो चिन्ह बना हुआ है ना, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, या हिंदी में पढ़ते हैं सदस्य है, यानी 1,2 सदस्य है आर का, आर के अंदर पाया जा रहा है, या 1,2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, परंतु इसका उल्टा यानी 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका उल्टा इस आर के अंदर नहीं है। लिख लेंगे नीचे, अतः संबंध आर सम्मित संबंध नहीं है। संबंध आर सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है ना। ठीक है भाई, इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। इसके बाद बेटा हेडिंग डालेंगे संक्रामक होने की जांच। ठीक है, संक्रामक होने की जांच। अब संक्रामक होने की शर्त क्या है, पहले तो ये बात समझ लीजिए। अगर a, b बेटा आर के अंदर पाया जाता है और b, c भी आर के अंदर पाया जाता है, तो
ए कॉमा सी आर के अंदर होना चाहिए, तब संक्रामक संबंध होगा, ये शर्त है बेटा। ठीक है, ए कॉमा बी आर के अंदर अगर है तो, और बी कॉमा सी भी है, ए कॉमा बी का मतलब है कोई दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं को जोड़ा है जो कि संबंध आर के अंदर पाया जा रहा है। बी कॉमा सी का मतलब ये है कि जो जोड़ा, जो संख्या यहाँ थी वही संख्या यहाँ पर, यानी जिस पर ये एंड था वहीं से ये स्टार्ट है। ठीक है, बी कॉमा सी, तो स्टार्टिंग वाली संख्या और अंत वाली संख्या यानी ए कॉमा सी, ये भी आर के अंदर पाए जाने चाहिए। तो संबंध आर को हम ये कहेंगे कि संबंध आर एक संक्रामक संबंध है। अब यहाँ देख लीजिए, 1,1 ये 1 पर खत्म है, तो 1 से स्टार्ट होने वाली ये देख लीजिए 1,2। अब अगर ये बीच वाला कॉमन वाला नंबर हटा दें तो बचेगा 1,2, वो भी इसके अंदर है, यही संख्या है खुद। ठीक है, अब देखिए 1,2 लिखा है, 1,2, अभी 2 से स्टार्ट होने वाली हो गई, तो 2 अगर छोड़ भी दें तब भी 1,2 बचेगा जो कि ऑलरेडी इसके अंदर है, तो 1,2 इसके अंदर पाया जा रहा है। और देखें जरा, जैसे ये लिखा हुआ 1,3, 1,3 और ये 3,6, तो कॉमन वाला नंबर 3 और 3 अगर हम छोड़ दें तो 1,6 बचेगा। देखो 1,6 इसके अंदर है। तो इस प्रकार के सभी जोड़े इसके अंदर पाए जा रहे हैं, यानी ए कॉमा बी आर के अंदर होने पर और बी कॉमा सी आर के अंदर होने पर ए कॉमा सी आर के अंदर अवश्य है। किसी भी संख्या के लिए कोई सा मान ले ले एबीसी का, सभी मानों के लिए ये बात सत्य बैठ रही है, तो हम ये कहेंगे कि ये संबंध संक्रामक संबंध है। अब बेटा इसको लिखना कैसे, इस बात को समझ लीजिए। यहां ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होने पर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, अगर ऐसा है तो ए कॉमा सी भी आर के अंदर है यहां पर, जबकि ए बी सी के मान कुछ भी लिए जाएं, जबकि ए कॉमा बी कॉमा सी इसके कुछ भी मान लिए जाएं जो कि कैपिटल ए के अंदर हो, कैपिटल ए जो दिया गया समुच्चय था स्टार्टिंग में वो, तो ए बी सी के मान कैपिटल ए के अंदर से लिए जाएं। तो बेटा ए कॉमा बी कॉमा सी आर के अंदर होने पर यहां पर ये दिख रहा है कि ए कॉमा सी भी आर के अंदर है, तो हम कहेंगे कि संबंध आर एक संक्रामक संबंध है। तो इसके बाद लिख लेंगे बेटा, जबकि ये लिख लिया ना, इसके बाद लिख लेंगे अतः संबंध आर एक संक्रामक संबंध है। तो ये संबंध दे रखा था बेटा, ये स्वतुल्य है लेकिन सम्मित नहीं है और संक्रामक है। ठीक है ना, तो लिखेंगे भाई कि दिया गया संबंध स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है तथा संक्रामक भी है। ठीक है, संक्रामक है, स्वतुल्य है, परंतु सम्मित नहीं है। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं भाई इसका, बहुत ही ध्यान से एक एक बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, अभी वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको समझा रहे हैं हम, बाकी आप इसको बहुत जल्दी से आसानी से लिख सकते हैं एक बार अगर ढंग से समझ लें तो। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखें। चौथा पार्ट बेटा इसका देखें, चौथा पार्ट, इसमें लिखा हुआ है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड, यानी समुच्चय जेड जो है वो समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है। जेड बराबर समस्त पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, जेड समस्त पूर्णांकों का समुच्चय दे रखा है। और आर के बारे में बताया गया है कि जो संबंध आर है वो बेटा ऐसा है, इसमें एक्स और वाई के जोड़े लिखे गए हैं, एक्स कॉमा वाई। ये इस प्रकार है कि एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, यानी एक्स माइनस वाई पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है भाई, तो बेटा संबंध आर के अंदर एक्स और वाई के ऐसे जोड़े रखने हैं जिससे कि एक्स माइनस वाई यानी एक्स और वाई का जो अंतर है वो पूर्णांक हो, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो संबंध आर के अंदर क्या क्या आएगा जरा देखें। पहले हम स्वतुल्य होने की जांच कर लेते हैं बेटा, हेडिंग डाल लेंगे स्वतुल्य होने की जांच, स्वतुल्य होने की जांच। ठीक है भाई, हेडिंग पड़ गई स्वतुल्य होने की जांच। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई अवयव है A बिलोंग्स टू Z,
जो कि z के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है कि a एक पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक हो, ठीक है। तब अच्छा a माइनस ए कितना होगा बेटा, a माइनस ए कितना होगा, 0 होगा, और 0 क्या होता है, एक पूर्णांक ही तो होता है, ठीक है। तो वो समुच्चय ये लिखा हुआ है z बराबर समस्त पूर्णांकों का समुच्चय। तो जो भी x और y की तुम्हें वैल्यू लेना है वो पूर्णांक लेना है, इस समुच्चय से लेना है, ठीक है। इसके अलावा संबंध R के अंदर सिर्फ वही जोड़े लिखे जाएंगे x और y के जिनमें x और y का अंतर पूर्णांक होगा, ठीक है। अब देखिए, मान लिया स्मॉल a कोई संख्या है जो कि z के अंदर से ली गई है, मतलब एक पूर्णांक संख्या है, तो अगर a माइनस ए निकाले बेटा तो 0 ही आएगा, यानी a का मान कुछ भी लिखें आप, लेकिन इनका अंतर तो 0 ही आएगा, यानी पूर्णांक ही आएगा। और अगर अंतर पूर्णांक है तो आप इनको संबंध R के अंदर लिख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि a और a का जो अंतर है वो 0 है, तो a, a को हम R के अंदर लिख सकते हैं, a, a बिलोंग्स टू R। और जब a, a R के अंदर है और ये प्रत्येक मान के लिए है, फॉर एवरी स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल Z, a के हर एक मान के लिए ये बात सत्य है, कुछ भी मान लिया जाए, यानी एक पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक मान लिया जाए, a बिलोंग्स टू z, यानी पूर्णांक के अंदर से कोई भी a का मान लिया जाए तो a, a बिलोंग्स टू r होगा, यानी हर एक संख्या खुद से संबंधित होगी। तो हम ये कहेंगे कि अतः संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है। लिखेंगे बेटा इस प्रकार, ये चीज लिखने के बाद नीचे लिख लेंगे अतः संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है, ठीक है ना। अब देखिए अगला, हम सम्मित होने की जांच करते हैं भाई, सम्मित होने की जांच। तो यहाँ स्वतुल्य की जगह बेटा लिख लेंगे सम्मित, ठीक है। सम्मित होने की जांच, सम्मित होने की जांच। माना a, b ये R के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनगिनत संख्याएं हैं। अभी पीछे जो समुच्चय लिखा था हमने या संबंध लिखा था, वहां काउंटेबल संख्याएं थी, थोड़ी संख्याएं थी, तो उन संख्याओं को डायरेक्टली लिख के दिखा दिया। लेकिन यहाँ अनकाउंटेबल है, बहुत सारी संख्याएं हैं, तो अब हम इनको a b c का प्रयोग करके ही लिखेंगे, संख्याएं नहीं लिख सकते, ठीक है। देखें, माना a, b R के अंदर है, ये कोई चीज R के अंदर पाई जा रही है मान लिया, तो ये होने पर इसका उल्टा भी R के अंदर होना चाहिए। इसका उल्टा जब होगा तो हम क्या कहेंगे, सम्मित संबंध है। तो मान लिया a, b R के अंदर है। अच्छा, a, b R के अंदर कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जबकि इनका अंतर क्या हो, पूर्णांक हो। अतः a माइनस बी क्या होगा, पूर्णांक होगा बेटा, a और b का अंतर क्या होगा, पूर्णांक होगा। और अगर b माइनस ए निकाला जाए, b माइनस ए निकाला जाए बेटा, तो जो भी a माइनस बी की वैल्यू होगी उस पर माइनस और लग जाएगा, लेकिन माइनस लग जाने से रहेगा तो पूर्णांक ही, पूर्णांक पर थोड़ी ना कोई फर्क पड़ जाएगा। प्लस वाली संख्याएं भी पूर्णांक होती है और माइनस वाली संख्याएं भी पूर्णांक होती है। तो अगर a माइनस बी से प्लस वाली संख्या मिल रही थी कोई पूर्णांक, अब अगर b माइनस ए करा उल्टा घटाया तो माइनस की संख्या आ जाएगी, लेकिन रहेगा तो पूर्णांक। तो b और a का अंतर भी पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये है कि b, a को भी R के अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि R के अंदर लिखने की शर्त ही ये है कि अंतर पूर्णांक होना चाहिए। x, y के जोड़े को हम R के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन तब जब x माइनस y पूर्णांक हो। तो b, a को तब लिख सकते हैं जब b माइनस ए पूर्णांक हो, लेकिन ये बात हमें क्लियर दिख चुकी कि अगर a माइनस बी पूर्णांक है तो इसका उल्टा यानी b माइनस ए भी पूर्णांक होगा, और जब ये पूर्णांक है तो b, a R के अंदर पाया जाएगा। फिर इसके नीचे लिख लेंगे अतः दिया गया संबंध R सममित संबंध है, ठीक है ना। तो ये सममित संबंध है बेटा। अब इसके बाद संक्रामक होने की जांच करते हैं भाई, संक्रामक, संक्रामक होने की जांच। अब संक्रामक के लिए क्या करेंगे बेटा, बहुत ही ध्यान से समझना। संक्रामक के लिए माना जो a, b है वो R के अंदर है, इसको मान लेंगे R के अंदर, ठीक है। और b, c इसको भी R के अंदर मान लेंगे, दो चीजें मान लेंगे, ठीक है। a, b R के अंदर है, b, c भी R के अंदर है। अच्छा, ये दोनों जब R के अंदर हैं तो a, c भी पाया जाना चाहिए R के अंदर। अगर a, c भी R के अंदर पाया जाएगा तो हम कहेंगे संक्रामक संबंध है, वरना नहीं है, जैसा कि अभी शर्त समझाई थी। अब देखिए, ये तो मान लिया हमने a, b है R के अंदर, b, c R के अंदर है। ये दोनों होने पर ही तीसरी चीज चेक करते हैं, यानी a और c, प्रारंभिक वाली संख्या और अंतिम संख्या। पहले ये दोनों होनी चाहिए R के अंदर, तो इनको मान लिया ये R के अंदर हैं, ठीक। अब a, c को हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इनको माना है लेकिन a, c को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। देखें, अगर बेटा a, b R के अंदर है तो a, b R के अंदर तभी हो सकता है जब a माइनस बी पूर्णांक हो, इसलिए a माइनस बी क्या होगा, पूर्णांक होगा,
ठीक है, a माइनस बी पूर्णांक होगा। और b कॉमा सी आर के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है कि b माइनस सी ये भी एक पूर्णांक होगा। लेकिन बेटा एक बात ये भी बताइए हमें, चूंकि ए बी सी ये सभी z के अंदर पाए जा रहे हैं, z और z क्या है, सभी पूर्णांकों का समुच्चय है, यानी z के अंदर सिर्फ पूर्णांक ही लिखे हुए हैं, और a b c जो संख्याएं हमने लिखी हैं ये z से ही ली जाएंगी बेटा। ठीक है, तो a b c z से ली गई संख्याएं हैं। तो अगर हम a और c का अंतर निकालना चाहें बेटा, ए और सी का अंतर, तो ए एक पूर्णांक संख्या है क्योंकि ए जेड के अंदर है, और सी भी पूर्णांक है, जेड के अंदर है, जेड का मतलब होता है बेटा पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो ये दोनों ए और सी पूर्णांक संख्याएं हैं, तो इनका अंतर भी एक पूर्णांक संख्या होगी। अब ए और सी का अंतर भी पूर्णांक संख्या है, अगर ए और सी का अंतर पूर्णांक संख्या है तो इसका मतलब ये है कि ए कॉमा सी ये भी आर के अंदर पाया जाएगा, और ए कॉमा सी अगर आर के अंदर पाया जा रहा है तो हम ये कहेंगे कि जो दिया गया संबंध आर है वो एक संक्रामक संबंध है। अच्छा एक बात और बता दें, यहाँ पर इस लाइन की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है, तो इसको मत लिखना बेटा। ठीक है, इसको मत लिखना, इसकी जरूरत पड़ती है कई जगह, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ए बी सी के बारे में अलग से सब कुछ मालूम है हमें। ठीक है, अगर अलग से ए बी सी के बारे में ए और सी के बारे में संबंध अलग से नहीं निकलता तो हमें इनकी मदद से निकालना पड़ता। ठीक है, तो इसे मत लिखना। माना ए कॉमा बी आर के अंदर है, बी कॉमा सी भी आर के अंदर है, तब ए और सी को हम चेक करें बेटा, चूंकि ए बी सी जेड के अंदर है, इसका मतलब है ए माइनस सी पूर्णांक होगा, ये जेड का मतलब होता है पूर्णांक, यानी ए बी सी तीनों पूर्णांक है, तो ए और सी का अंतर भी एक पूर्णांक होगा, और जब अंतर पूर्णांक है तो ये आर के अंदर पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आर की शर्त ही ये दे रखी है कि एक्स कॉमा वाई आर के अंदर तभी होंगे जब इनका अंतर एक पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है ना, तो बातें समझ आ रही होंगी, नीचे लिख लेना इसके बाद। अतः दिया गया संबंध आर एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे अभी। ठीक है, एक एक बात को ध्यान से समझते रहिएगा। एक एक चीज को समझिए। देखिए भाई, पांचवा पार्ट देखते हैं। अब इस पांचवें पार्ट में भी कई सारे पार्ट दे रखे हैं। लिखा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर दे रखा है, और उसके बारे में बताना है कि वो स्वतुल्य है, सममित है अथवा संक्रामक है। ठीक है, जरा देखें इस पांचवें का भी पहला पार्ट देखें बेटा, ए इसमें संबंध आर बताया गया है। अच्छा, समुच्चय दे रखा है, जो समुच्चय दे रखा है वो बेटा बताया गया है नगर के निवासियों का समुच्चय है, नगर के निवासियों का समुच्चय, किसी नगर के निवासियों का समुच्चय है ये। ठीक है, और आर के बारे में ये बताया गया है कि आर बराबर है बेटा एक्स कॉमा वाई, और एक्स कॉमा वाई इस प्रकार है कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है ना, तो संबंध आर के अंदर एक्स को वाई ऐसे लिखे गए कि एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब यहाँ जो समुच्चय दे रखा है बेटा वो नगर के निवासियों का समुच्चय है, यानी इस समुच्चय यानी समूह के अंदर व्यक्ति लिखे हुए हैं, व्यक्तियों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे व्यक्ति हैं जो पूरे नगर के जितने भी व्यक्ति हैं सभी निवासी समुच्चय ए के अंदर है, और ये जो संबंध आर है इसमें एक्स कॉमा वाई यानी दो व्यक्तियों को जोड़ा लिखा गया है। ठीक, किस प्रकार? इस प्रकार है कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, मतलब एक ही स्थान पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को एक दूसरे से संबंधित बताया गया है, किसी प्रकार उनका संबंध बनाया गया है कि एक ही जगह काम करते हैं तो इनका ग्रुप बना के अलग कर दिया जाए, फिर दूसरे लोग एक ही जगह काम करते हैं उनका ग्रुप अलग बना दिया जाए, तो एक ही जगह काम करने वाले व्यक्तियों को एक दूसरे से संबंधित बताया गया है इस संबंध के अनुसार। ठीक है, तो संबंध आर बराबर एक्स कॉम वाई, जबकि एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब हमें ये चेक करना है बेटा कि ये संबंध स्वतुल्य है कि नहीं है। ठीक है, तो स्वतुल्य होने की जांच ये हेडिंग डाल के इसमें लिखेंगे बेटा। ठीक है, देखिए जरा, ए का जो कार्यस्थल है, कार्यस्थल
स्वयं ए के समान होगा कि नहीं होगा बेटा? कोई व्यक्ति है ए, हमने कहा कि उसका कार्यस्थल अपने आप के समान है कि नहीं है। जैसे हम किसी जगह काम करते हैं और फिर हम खुद से ही तुलना कर रहे हैं, तो हम अपने आप को 2 बार लिखें तब भी कार्यस्थल तो समान रहेगा, यानी ए का कार्यस्थल स्वयं ए के स्थान के समान है। ठीक है, तो ए इसलिए ये कह सकते हैं कि ए कोमा ए, यानी ए और ए एक ही जगह काम करते हैं, और ये अगर एक जगह काम करते हैं तो इस संबंध की शर्त के अनुसार जो लिखा हुआ है एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो इस शर्त के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि ए कोमा ए इस संबंध आर के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, संबंध आर के अंदर वही व्यक्तियों का जोड़ा लिखा जाएगा जो एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, और ए खुद अपने कार्यस्थल पर तो काम करता ही होगा ना, तो ए को अगर हम 2 बार लिख दें तो ये दोनों ही ए एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसका मतलब है ये आर के अंदर लिखे जाएंगे। ठीक है, और ये अगर आर के अंदर लिखे जाएंगे तो नीचे इसके बाद इसके नीचे लिख लेंगे, अतः संबंध आर एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, स्वतुल्य संबंध है। अब जरा सम्मित होने की जांच करें बेटा, सम्मित होने की जांच, हेडिंग डाल लेंगे सम्मित होने की जांच, सम्मित होने की जांच, पूरी बात लिख लेंगे, सम्मित होने की जांच। बहुत ध्यान से समझिए, तो सम्मित होने की जांच करने के लिए मान लिया बेटा कि ए कोमा बी, यानी ए और बी का कोई जोड़ा है जो कि संबंध आर के अंदर है, और संबंध आर के अंदर ये तभी हो सकता है जबकि ए का कार्यस्थल बी के समान हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का कार्यस्थल बराबर बी का कार्यस्थल, यानी समान है, समान है, ए का कार्यस्थल और बी का कार्यस्थल समान है। अच्छा, इसका उल्टा भी हम लिख सकते हैं, बी का कार्यस्थल बराबर ए का कार्यस्थल। जब दोनों एक ही जगह काम करते हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ए का कार्यस्थल बी के समान है, या उसका उल्टा भी कह सकते हैं कि बी का कार्यस्थल ए के कार्यस्थल के समान है, कह सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर इनको उल्टा करके देखा जाए बी कॉमा ए, तब भी ये एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, और जब एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो ये संबंध आर के अंदर पाए जाएंगे, क्योंकि संबंध आर की शर्त ही ये है कि उसके अंदर वही व्यक्ति लिखने हैं जो एक ही स्थान पर कार्य करते हो। तो जब उल्टा बेटा पाया जा रहा है तो नीचे लिख लेंगे कि अतः संबंध आर एक सम्मित संबंध है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ये सम्मित संबंध है। अब इसके बाद संक्रामक संबंध को चेक करते हैं बेटा, संक्रामक होने की जांच। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेंगे संक्रामक होने की जांच, संक्रामक होने की जांच, पूरी बात लिख लेना, संक्रामक होने की जांच। समझिए, संक्रामक को चेक करने के लिए बेटा माना ए कोमा बी ये आर के अंदर है, ठीक है, तथा बी कोमा सी ये भी आर के अंदर है, इन दोनों को मान लेना है। संक्रामक चेक करने के लिए बेटा ए कोमा बी आर के अंदर है, बी कोमा सी आर के अंदर, ये बात मान लेंगे। ए कोमा सी को चेक करना है कि वो आर के अंदर आएगा या नहीं, बहुत ध्यान से समझिए। अच्छा, ए कोमा बी आर के अंदर है तो इसका मतलब ये है कि ए का कार्यस्थल बी के समान है, बी के समान है। जब ए कोमा बी आर के अंदर है और आर की शर्त यह है कि कार्यस्थल समान होने चाहिए, इसका मतलब ए और बी के कार्यस्थल समान है, तथा बी कोमा सी आर के अंदर है तो इसका मतलब है बी का कार्यस्थल सी के समान है, सी के समान है। बहुत ध्यान से समझना बेटा, ए का कार्यस्थल बी के समान है, यानी ए और बी का कार्यस्थल एक ही हो गया, एक ही जगह काम कर रहे हैं ए और बी, फिर बी और सी भी एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो बेटा बी वहीं काम कर रहा है जहां ए है और बी वहां भी काम कर रहा है जहां सी है, इसका मतलब है तीनों एक ही जगह है, तभी तो संभव है तीनों ही एक ही जगह काम कर रहे हैं। तो हम यहां से ये बात निकाल सकते हैं कि ए और सी का कार्यस्थल समान है, यानी अतः ए व सी का कार्यस्थल समान है, लिख लेंगे इस बात को। और जब कार्यस्थल समान है बेटा तो हम लिख सकते हैं ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ये संबंध आर के अंदर पाए जाएंगे। और जब संबंध आर के अंदर ए कोमा सी पाया जा रहा है तो कहा जाएगा कि दिया गया संबंध एक संक्रामक संबंध है, लिखेंगे नीचे अतः संबंध आर एक संक्रामक संबंध है। तो बहुत ध्यान से इन चीज़ों को नोट करेंगे बेटा। हमने 5वें का पहला पार्ट किया है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।